हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना लगातार। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वही आपके इस विलयन में आगे के चैप्टर्स में पूरे में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ पर बातचीत अपनी छोड़ी थी। हम लोग द्रव्य विलयन के बारे में पढ़ रहे थे और द्रव्य विलयन में आपको पता है कि विलायक हमेशा द्रव होना चाहिए। द्रव्य विलयन में विलायक हमेशा क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। तो द्रव्य विलयन में अगर विलायक द्रव है तो विलेय के 3 केस हो सकते हैं हमारे पास। पहला कि विलेय गैस हो, दूसरा कि विलेय द्रव हो और तीसरा केस यह है कि विलेय ठोस अवस्था में हो। ठीक, तो जब विलेय गैस होता है और विलायक द्रव होता है तो यहाँ पर हमने हेनरी लॉ को पढ़ा था, हेनरी का नियम पढ़ा था। हेनरी का नियम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही की बात की थी, हेनरी का नियम। ठीक है, और जब विलायक और विलेय दोनों द्रव हों तो यहाँ पर हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसका नियम पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट का नियम। और यहाँ पे जो दोनों द्रव हैं वह वाष्पशील होंगे। तो दोनों द्रव कैसे होंगे? वाष्पशील। तो इसीलिए आपने जो हेडिंग डाल रखी है वह क्या डाल रखी है? वाष्पशील विलेय युक्त। इसका मतलब विलेय जो है वह भी वाष्पशील है और उसके साथ साथ विलायक भी क्या होगा? वाष्पशील होगा। ठीक है, और तीसरा केस था आपका द्रव और ठोस। जब द्रव और ठोस की बात होगी तो यहाँ हम लोग विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा विलेय है ठोस वह अवाष्पशील होगा और उसके साथ साथ यह विद्युत अनपघट्य होगा, विद्युत अनपघट्य। फिर बाद में हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे थोड़ा सा और विद्युत अपघट्य के बारे में भी पढ़ेंगे जहां हम लोग बांठा फैक्टर की बात करेंगे। ठीक, चलिए तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह द्रव की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वाष्प दाब समझना होगा। क्या समझना होगा स्टूडेंट्स? वाष्प दाब। कि वाष्प दाब क्या है? ठीक है, जब आप किसी वाष्पशील द्रव को लेते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारा द्रव है उसमें अणु लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। जब द्रव में अणु लगातार गति करते हैं तो वे एक दूसरे से क्या होंगे? टकराएंगे। जो टकराएंगे तो इनके ऊर्जा कुछ अणुओं की अधिक बढ़ जाती है और जिन अणुओं की ऊर्जा अधिक हो जाती है वह सतह पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? सतह पर। और जो अणु सतह पर उपस्थित होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होगी और जो सतह से नीचे हैं उनकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। पर टक्करें लगातार चल रही हैं और टक्करें जब लगातार चल रही हैं तो कुछ अणुओं की ऊर्जा जो ऊपर है सतह पर उनकी ऊर्जा हो सकता है कम हो जाए और वे नीचे आ जाएं और फिर अधिक ऊर्जा वाले अणु किधर आ जाएं? ऊपर आ जाएं। और यह फिनोमेना लगातार चलता रहेगा। और यह जो अधिक ऊर्जा वाले अणु हैं इनमें से कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वह सतह को छोड़कर चले जाते हैं। जब अणु सतह को छोड़कर चले जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यह किस में कन्वर्ट हो गए? वाष्प में। और अगर यह पात्र बंद नहीं है तो यह फिनोमिना अनिश्चित समय के लिए चलता रहता है। अनिश्चित समय का मतलब जब तक कि इसमें उपस्थित जो द्रव है पूरा का पूरा वाष्प में परिवर्तित न हो जाए। तो यह जो बात हो रही थी यह खुले पात्र की हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? खुले पात्र, ओपन सिस्टम की। ठीक, पर यहाँ पर हम लोग वाष्प दाब की बात करने वाले हैं। तो दाब कब लगेगा? जब पात्र क्या होगा? बंद होगा। क्योंकि वाष्प जब कलेक्ट होंगी तभी क्या लगा पाएंगी बेटा? दाब लगा पाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने सीखी कि वाष्प दाब की जब भी बात होगी तो हमेशा पात्र क्या लेना है बेटा? आपको क्लोज लेना है, बंद पात्र लेना है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में बात होगी तो बंद पात्र। तो पात्र को हम लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका द्रव है फिर से क्या होगा? वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट होगा। तो वाष्प में जब परिवर्तित होगा तो यहाँ से अणु जो सतह पर उपस्थित थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं?
वाष्प में और यहाँ पर एकत्रित होने लगेंगे। अब वाष्पन की जो क्रिया है वह अनिश्चित समय के लिए नहीं चलने वाली, एक निश्चित समय तक चलेगी और यहाँ पर सांद्रता क्या होने लगेगी, इनकी बढ़ने लगेगी। जब यहाँ सांद्रता बढ़ने लगेगी तो जो अणु यहाँ पर थे उनमें से भी कुछ की ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, और जिनकी ऊर्जा कम होगी वो नीचे की तरफ द्रव रूप में परिवर्तित होने लगेंगे। इसका मतलब वाष्प किस में परिवर्तित होने लगी, द्रव में परिवर्तित होने लगी। जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है तो इस प्रोसेस को हम लोग संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, संघनन, संघनन, ठीक। और उसी समय पर, उसी क्षण पर कुछ ना कुछ अणु यहाँ से वाष्प में परिवर्तित हो रहे होंगे। इसका मतलब कि वाष्प के कुछ अणु किस में परिवर्तित हो रहे हैं, द्रव में, और द्रव के कुछ अणु किस में परिवर्तित हो रहे हैं, वाष्प में। इसका मतलब यह उत्क्रमणीय अवक्रिया हो गई। कैसी अवक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय। और जब द्रव वाष्प में बदल रहा हो तो इसे हम लोग कहेंगे वाष्पन। इसे क्या बोलेंगे, वाष्पन। अब उत्क्रमणीय जब अवक्रिया होती है तो उसमें कहीं ना कहीं साम्य स्थापित हो जाता है और एक ऐसी अवस्था आएगी कि जितने अणु वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो रहे होंगे उतने ही अणु द्रव से किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वाष्प में, और हम लोग कहेंगे एक साम्य अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। जब साम्य अवस्था प्राप्त होगी तो ये वाष्प के अणु, जो ये वाष्प हैं, ये वाष्प के अणु इस द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। इस द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे बेटा, दाब। जब ये द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं उसे, वाष्प दाब। इस तरीके से यहाँ पर हमने वाष्प दाब की डेफिनेशन सीखी। तो क्या होगी हमारी वाष्प दाब की डेफिनेशन, पहली चीज़ यहाँ पे तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर हो रही है, किस पर हो रहा है, निश्चित ताप पर। तो देखिए हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं वाष्प दाब की। वाष्प दाब की आप डेफिनेशन लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब या संतृप्त, सैचुरेटेड, संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है, संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। तो यह है आपकी वाष्प दाब की डेफिनेशन। क्या बोला हमने, एक निश्चित ताप पर, जब वाष्प जो हो रही है हमारी वो एक निश्चित तापमान पर होनी चाहिए, तापमान हमारा वहाँ पर वेरी नहीं होना चाहिए। एक निश्चित ताप पर क्या होगी, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी। तो साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, तो जो ये अणु थे हमारे वाष्प में थे, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर दाब आरोपित कर रहे थे, किस पर, द्रव की सतह पर। तो यहाँ लिखा है हमने, वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब या संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। तो इस तरीके से आपको वाष्प दाब की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो देखिए वाष्प दाब को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। देखिए वाष्प दाब को दो कारक प्रभावित करेंगे, वाष्प दाब को दो कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक है आपका द्रव की प्रकृति, कि जो द्रव का नेचर है वह कैसा है, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक। अगर द्रव के अणुओं के मध्य, अगर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है, अगर द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है तो उसकी वाष्प कम बनेगी, और जिसकी वाष्प कम बनेगी उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें हमेशा इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर ध्यान देना है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जितना अधिक होगा वाष्प दाब उतनी ही कम बनेगी। जैसे अगर हम लोग बात करें एल्कोहल और ईथर, तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है। अगर एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो वहाँ पर
इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या हो गया, अधिक, तो उसके वाष्प दाब क्या बनेंगे, कम बनेंगे। जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो वहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी वाष्प दाब क्या बनेंगे, अधिक बनेंगे। तो आपका ईथर का वाष्प दाब अधिक होगा किसकी तुलना में, ईथर का वाष्प दाब अधिक होगा किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में। अगर हम लोग एल्कोहल लिख रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में एथिल एल्कोहल आ जाना चाहिए, ठीक है, एथिल एल्कोहल की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जाए कि ईथर और एल्कोहल में किसके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक है, तो आप लोग टिक क्या कर कराओगे, एल्कोहल। इसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल अधिक है, इसीलिए इसकी वाष्प दाब क्या बनी है, कम बनी है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आया। पहला हमने पढ़ा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में द्रव की प्रकृति, और दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो आपको पता है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वाष्पन की प्रकृति बढ़ रही है, और वाष्पन की प्रकृति बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वाष्प दाब भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक। तो हमने देख लिया दो कारक है हमारे पास, एक तो है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर पर आपसे कभी कभी क्या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो इस फॉर्मूले को जो मैं आपको दे रहा हूँ उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और उससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला, log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H वाष्पन डिवाइड बाई 2.303 R इन ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यह है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर वाष्प दाब कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए डेल्टा H वाष्पन, आपको पता है कि वाष्पन के दौरान दी गई ऊर्जा एंथैल्पी, उसे हम लोग डेल्टा H वाष्पन कह रहे हैं। T2 टेम्परेचर जो है यह आपका जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया वह है, और T1 आपका प्रारंभिक टेम्परेचर है, और T2 आपका अंतिम टेम्परेचर है। और मैं यह मान ले रहा हूँ कि टेम्परेचर मैंने पहले से इंक्रीज किया है, दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक। आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं, अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो ये बात निश्चित है कि P2 बड़ा होना चाहिए किससे, P1 से। तब तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे वाष्प दाब P भी क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर T2 बड़ा है T1 से, अगर आप ये कह रहे हो, तो हम लोगों को यह बात भी कहनी पड़ेगी कि P2 बड़ा है किससे, P1 से। इस फॉर्मूले जो लिखा हुआ है, अगर ये बात आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि हमारी बात सही है। चलो तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए T2 अगर बड़ा है T1 से, तो ये पूरा जो फैक्टर है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और आप क्या कह रहे हो, अगर ये पॉजिटिव है दोनों, तो T2 बड़ा भी है किससे, T1 से, तो अगर T2 बड़ा है T1 से तो इनका अंतर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो हमने लिख दिया ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा H वाष्पन कैसा प्रक्रम है, वाष्पन ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है तो इसे आप लोग जानते हो कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 तो 100% पॉजिटिव होगी, तो ये फैक्टर भी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। 2.303 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और R की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। R या तो 0.0821 या फिर 8.314 या फिर 2 कैलोरी, इस तरीके से होता है, तो R की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो ये है, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log P2/P1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर log P2/P1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमने बोला ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, तो आप ये बात निश्चित कह सकते हो कि log की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, या फिर हम लोग कहें कि भाई 0 से बड़ी 1 2 3 है, तो ये बात निश्चित है कि P2/P1 ग्रेटर देन 0 होगा, P2/P1 ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर P2/P1 ग्रेटर देन 0 है तो ये बात भी निश्चित है कि P2 बड़ा होगा किससे, P1 से। P2 बड़ा हो जाएगा किससे, P1 से। और हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया यहाँ पर कि P2 बड़ा है P1 से जब टेम्परेचर T2 बड़ा था किससे, T1 से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई
किस तरीके से हमने किया है, चलिए। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, फॉर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जेईई मेंस, ठीक। चलो ये हमने देखा वास्तव को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, जब द्रव द्रव विलयन हो तो उसके लिए हम लोग राउल्ट का नियम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे। देखिए, कोई एक द्रव लिया हमने ए, ये ए द्रव है और शुद्ध अवस्था में है, ये जब अकेला है, और इसकी जो वाष्प बन रही है यहाँ पर बंद पात्र में वह ये है, और जो शुद्ध अवस्था में इसकी वाष्प बन रही है उस समय यहाँ पे जो दाब आरोपित किया गया है इनके द्वारा वह हमने PA0 मान लिया है। क्या मान लिया है, PA0। ये शुद्ध अवस्था में इसका, जब शुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं तो PA0, ठीक है। और इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब A का, इसे आंशिक दाब नहीं बोलेंगे, इसे केवल क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे, ठीक। ये कौन सी अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में। ऐसे ही हमने कोई B द्रव लिया यहाँ पर, वह भी वाष्पशील है, तो उसका भी अपना कुछ ना कुछ दाब होगा, उसकी भी अपनी वाष्प बनेंगे, और उसके वाष्प को हमने इस तरीके से डार्क बबल्स बनाए यहाँ पर, इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। और यह जो वाष्प दाब है यह PB0 है। क्या है ये, PB0, ठीक है। अब इन दोनों को, A द्रव और जो B द्रव है, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मिक्स कर रहे हैं। जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक समांगी मिश्रण बनेगा, और जो समांगी मिश्रण है वह क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा पात्र है, इसमें यहाँ पर A और B दोनों उपस्थित है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब A और B दोनों उपस्थित और हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं कि A के मोल अधिक है किसकी तुलना में, B की तुलना में, तो जो सतह पर अणु होंगे उपस्थित वह A के अधिक होंगे किसकी तुलना में, B की तुलना में, क्योंकि समांगी मिश्रण की विशेषता है कि उसके प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। तो हम लोग यहाँ पर A को अगर अधिक मान रहे हैं तो A के सतह पर उपस्थित अणुओं की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी, किसकी तुलना में, B की तुलना में। तो आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 अणु मैंने यहाँ पर दिखाए हैं आपको B के, और 1 2 3 4 5 6 7 8 अणु आपको मैंने किसके दिखाए, A के, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि जो वाष्पन एक सतही घटना है, तो सतह पर जिसके अणु ज़्यादा होंगे उसकी वाष्प भी क्या बनेंगी, ज़्यादा बनेंगी। तो जब वाष्प ज़्यादा बनेंगी तो यहाँ पर A के वाष्प अवस्था में अणुओं की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। और B के अणु वाष्प अवस्था में क्या होंगे, कम होंगे। अब देखिए यहाँ पर लगाया गया फिर राउल्ट का नियम। राउल्ट ने क्या बताया कि विलयन में जो हमारे दो घटक हैं A और B, तो अगर हम लोग उनका आंशिक दाब निकालें, उनका क्या निकालें, आंशिक दाब, तो वह उनकी मूल भिन्न के समानुपाती होगा। मतलब A का आंशिक दाब जो है, A का आंशिक दाब, अब हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, A का आंशिक वाष्प दाब, A का आंशिक वाष्प दाब वह किसकी मूल भिन्न के समानुपाती है, A की मूल भिन्न के समानुपाती है। तो यहाँ पर हमारा राउल्ट का जो नियम है वह क्या बनकर आ रहा है, राउल्ट का नियम इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक की
या घटक के मूल भिन्न या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बहुत ही आसान सा नियम था। क्या बोला उसने कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट, बिलियन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, बिलियन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो घटक आप लोग जिस घटक का आंशिक वाष्प दाब कैलकुलेट कर रहे हो उसी घटक के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो हमने ये तो लिखा है जब हम लोग ए का आंशिक दाब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए की मोल भिन्न के ही समानुपाती होगा। तो ये हमने लिखा पी ए समानुपाती एक्स ए। तो आप लोग जानते हो कि जब भी कोई समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वह होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो यहाँ पर आप राउल्ट का नियम यह भी देख सकते हो कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर बिलियन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब व बिलियन में उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह भी आपका क्या है, राउल्ट का नियम है। किसके लिए, वाष्पशील, जब यहाँ पर दोनों द्रव उपस्थित हों। तो यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। सबको समझ में आया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप बी के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि बी भी तो आपका वाष्पशील घटक है, क्योंकि हम तो ए को भी वाष्पशील मान के चल रहे हैं और बी को भी। तो हम लोग लिखेंगे पी बी समानुपाती है किसके, एक्स बी के। और पी बी अगर समानुपाती है एक्स बी के तो आप लोग लिख सकते हो पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को तो बिलियन का वाष्प दाब चाहिए। हमें क्या चाहिए, बिलियन का वाष्प दाब। और बिलियन का वाष्प दाब जो है वह हमने मान लिया है पी एस है। तो पी एस जो होगा यह क्या होगा, तो पी एस यहाँ पर दोनों जो हमारे क्या हैं आंशिक वाष्प दाब ए और बी के, उनके योग के बराबर होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी ए भी है और पी बी है, दोनों के द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगाया जा रहा है, बिलियन की सतह पर दाब लगाया जा रहा है, वह इन दोनों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोनों का क्या कर ले रहे हैं, योग कर ले रहे हैं। जब दोनों का योग कर लोगे तो पी एस बराबर हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस तरीके से यह फॉर्मूला हमारा बिलियन के वाष्प दाब का बन गया। और ये हो गई इक्वेशन थर्ड। सबको समझ में आया। इस तरीके से हमने बिलियन का वाष्प दाब कैलकुलेट कर लिया। किसके नियम के आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर। अगर राउल्ट हमें यह ना बताता तो शायद हम लोग कैलकुलेट ना कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दे रहे हैं केवल और केवल एक्स ए के टर्म में। किस के टर्म में, एक्स ए, इसका मतलब ए की मोल भिन्न के टर्म में। ठीक है, चलो तो किस तरीके से होगा, तो आप लोग मोल भिन्न में ये पढ़ चुके हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है, 1। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स बी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 1 तो ये लिखा ही हुआ है और एक्स ए को इधर ले जा रहे हैं। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो जैसे ही आप इसे समीकरण 3 में रखोगे तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पी बी नॉट का इसके अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब आप एक्स ए वाले जो टर्म्स हैं इनको क्या कर लेना, एक साथ रख लेना। और एक्स ए वाले जो टर्म है इनको एक साथ रखने पर ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, पी एस इक्वल टू पी बी नॉट को हमने आगे लिख लिया यहाँ पर, प्लस अब देखो एक्स से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट में बचा रह जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। अब जो बिलियन का दाब है वह केवल और केवल ए की मूल भिन्न के पदों में,
और जब भी कोई हमें न्यूमेरिकल दे रखा हो ऐसा कि जहाँ पर एक ही मूल भिन्न के पदों में आपको क्या दे दिया जाए, दाब दे दिया जाए, तो आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके वहाँ पर उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। और आपका होमवर्क है इसी तरीके से आपको बिलियन के कुल दाब को किसके टर्म में ड्राइव करना है, एक्स बी के टर्म में ड्राइव करना है, एक्स पी के पदों में क्या करना है, ड्राइव करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे और वीडियो के अंत में कमेंट्स में जो इक्वेशन आपकी बनकर आएगी उसे वहाँ पर लिखोगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं इसी पर और आपको समझ में आ जाएगा कैसा आएगा। जेईई मेंस में आया था ये क्वेश्चन, पी एस यहाँ लिखा टॉर, इसका मतलब जो बिलियन का दाब है वो टॉर में मेजर किया गया और उसने लिख के दिया आपको कि 140 प्लस 112 एक्स से है, एक्स से है। तो शुद्ध अवस्था में ए और बी के वाष्प दाब क्या होंगे, तो शुद्ध अवस्था में ए और बी के वाष्प दाब पूछे थे हमसे। शुद्ध अवस्था में ए व वी के वाष्प दाब क्या होंगे, यह पूछा गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ए और बी जो हमारे द्रव हैं दोनों ही कैसे हैं, वाष्पशील हैं। जब दोनों द्रव वाष्पशील हैं तो इनके शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होंगे वह पी ए नॉट और पी बी नॉट होंगे। और क्वेश्चन में हमसे पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू पूछी गई है। और जबकि जो हमें बिलियन का समीकरण दे रखा है वह किसके फॉर्म में दे रखा है, एक्सए के फॉर्म में दे रखा है। तो हम लोग इस समीकरण की तुलना इससे कर देंगे, समीकरण नंबर 4 से, और इसे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक, आइए इसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, पी एस इक्वल टू 140 प्लस 112 एक्स ए। तो आपको पता है कि एक्सए के साथ जो गुणा में है वो यहाँ पर 112 है, और जबकि यहाँ एक्सए के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कितना है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। तो अगर आप इन दोनों पदों को यहाँ तुलना कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112। और 140 जो है वह किसके बराबर होगा, पी बी नॉट के। तो इसका मतलब पी बी नॉट की वैल्यू तो सीधा सीधा आ गई हमारी 140 टॉर, ठीक है, क्योंकि पी एस की वैल्यू टॉर में दे रखी है। तो इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि हमें जो पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू निकालनी है वो टॉर में निकाल के आनी है। जब पी वी नॉट 140 टॉर हो गया तो इस पी वी नॉट की वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी ए नॉट माइनस 140 इक्वल टू 112। और अगर इसे हम लोग राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये 112 प्लस 140 और एडिशन करने पर यह आएगा आपका 252 टॉर। इस तरीके से हमने पी ए नॉट और पी बी नॉट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो समझ में आया आपको किसका यूज़ किया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर एग्जाम में और आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ और समझते हैं बेटा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। आइए देखिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। पी ए समानुपाती है एक्स से। अगर पी ए समानुपाती है एक्स से तो आप ये कह सकते हो पी ए को अगर मैं बाई मान लूँ तो बाई समानुपाती है किसके, एक्स के। और बाई अगर समानुपाती है एक्स के तो बाई इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स। तो बाई इक्वल टू ये एम एक्स वाली जो रेखा है तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या मान लेते थे, एक्स, और इसे क्या मान लें, वाई। तो ये मूल बिंदु से होती हुई रेखा होती थी। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती थी उसी रेशो में हमारी किसकी वैल्यू बढ़ती थी, बाई की। और ये डिपेंड करता था किसके ऊपर, एम के ऊपर। इसका मतलब जो आपका प्रवणता होती है, जो आपकी ढलान है, जो आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाई समानुपाती है एक्स। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बाई की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, पी ए मतलब ए का आंशिक वाष्प दाब, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की मूल भिन्न। तो जैसे जैसे ए की मूल भिन्न आप बढ़ाओगे वैसे वैसे ए के द्वारा आरोपित दाब भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यह बात है। तो यह बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये इसका राउल्ट का जो नियम है उसका ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया आपका। और अगर हम लोग बिलियन का पूरा ग्राफ देखें तो वह किस तरीके से प्लॉट करेंगे यह सीखना है हमें। देखो यहाँ पर बिलियन में दो घटक हैं आपका, एक ए और एक बी। तो हम लोग यहाँ पर ए का
मोल भिन्न 1 मान ले रहे हैं। जब ए की मोल भिन्न अगर आप 1 मान ले रहे हो तो ये बात निश्चित है कि एक्स बी की मोल भिन्न जो एक्स बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। मतलब बी की मोल भिन्न 0 है। क्यों? क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, 1। और आप कह रहे हो कि एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का योग अगर 1 है तो ये बात कंफर्म है किसी एक को 0 होना पड़ेगा। और किसे 0 होना पड़ेगा यहाँ पर, बी को। ठीक है, तो एक्स बी की मोल भिन्न क्या हो गई, 0 हो गई। या फिर ये कहें हम लोग बी की मोल भिन्न क्या है, 0 है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर अब जो हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, ये बी के लिए है। तो बी के लिए जब खींच रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग ए को क्या मान लेंगे बेटा, 0 मान लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ए की मोल भिन्न क्या है, 0, तो बी की मोल भिन्न क्या होगी, 1 होगी। और इन दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग ग्राफ थे, उन दोनों को एक ही जगह पर देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे बड़ा कन्फ्यूज आते हैं कि ये ऐसा कौन सा ग्राफ है बॉक्स फॉर्म में। ठीक है, ग्राफ तो ऐसे देखे थे आज तक, ये कौन सा ग्राफ खींचने जा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ये समझाई कि ये ग्राफ एक अलग चीज़ था, ये एक अलग था, फिर दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइंड कर दिया है, और तब हम लोग ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक, आइए अब इसको थोड़ा सा और विजुलाइज करते हैं। अगर यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है, अगर x इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई, केवल और केवल a है। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से बॉक्स बना सकते हो और इसमें यह कह सकते हो कि केवल और केवल a यहाँ पर विलायक के रूप में उपस्थित है या द्रव के रूप में उपस्थित है, और a द्रव है और b यहाँ पर नहीं है। तो जब b नहीं है तो इसका ही केवल और केवल यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब होगा, और ये PA0 होगा। इसका मतलब यहाँ पर PA0 ये रही इसकी वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ केवल और केवल कौन उपस्थित है, B, क्योंकि A की मोल भिन्न 0 है। अगर A की मोल भिन्न 0 तो A के मोल है ही नहीं, तो केवल कौन बचा हुआ है, B। जब केवल B बचा हुआ है तो केवल और केवल B का ही दाब होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, B के दाब को PV0। क्लियर है पॉइंट, PV0। और यह हम लोग मान ले रहे हैं, ये हमने माना है कि जो B का दाब है वह अधिक है किसकी तुलना में, A की तुलना में। मान लिया है कि B ज़्यादा वाष्पशील है किसकी तुलना में, A की तुलना में। और कोई बच्चा यह मानना चाहता है कि A ज़्यादा वाष्पशील है, तो आप इस डॉट को ऊपर ले जाओ और इस वाले डॉट को क्या ले आना, नीचे ले आना। किसकी तुलना में, A की तुलना में। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये सोचे कि सर आपने इसको नीचा और इसको ऊँचा क्यों मान लिया, ये आपकी चॉइस है, आप भी मान सकते हो, जो चाहे वह मानो। ठीक, आइए अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं इधर की तरफ राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर जैसे जैसे हम लोग हट रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ए के मोल कम हो रहे हैं। ए के मोल धीरे धीरे कम होते 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 कितने हो जा रहे हैं, 0। इसका मतलब ए का दाब भी घटेगा, और ए का दाब घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह लाइन इस तरीके से हमें मिलेगी। सबको समझ में आई? और अगर ये लाइन इस तरीके से मिलेगी तो ये जो लाइन है, जो ग्राफ आपने खींचा, ये है PA। तो यह ग्राफ आपका किसका हो गया, PA इक्वल टू PA0 XA का। अब देखिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं B की। अगर B की मोल भिन्न यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B की मोल भिन्न क्या है, 0, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो वैसे वैसे B के मोलों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर B के मोलों की संख्या कम हो रही है तो B का दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यह अधिकतम से न्यूनतम की तरफ आ जाएगा। ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्राफ खिंचा है ये किसका है, PV इक्वल टू PV0 XV का। जो ये हमने ग्राफ खींचा था किसका है, PV इक्वल टू PV0 XV का। अब हमें किसका दाब देखना था, विलयन का दाब। विलयन का दाब क्या है, PS इक्वल टू, इन दोनों के दाबों का योग कर दिया जाए, PA प्लस PV। PS इक्वल टू PA प्लस PV, और PS इक्वल टू हम लोग यह भी लिख सकते हैं, अगर PA की वैल्यू लिख दें यहाँ पर PA0 XA, और प्लस PV की वैल्यू क्या लिख दें, PV0 XV। तो ये हमारा विलयन का दाब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों ग्राफों का जो योग है, जो रेखा आएगी इन दोनों ग्राफों के योग की, वह किसको निरूपित करेगी, PS को निरूपित करेगी। किसे निरूपित करेगी, PS को। अब देखिए कैसे, मान लेते हैं अगर हम लोग इस लाइन को अगर इस तरीके से खींच लें कि यह किसकी लाइन को निरूपित कर रही है, PS को, और हम लोग इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये पॉइंट इन दोनों लाइनों के योग को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए इधर ध्यान से, यह जो रेखा है ये हमने खींची है, इसको हमने कह दिया AD, और यह जो है यहाँ पर यह है AC,
और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है आपका ए बी। तो यहाँ पर ए डी जो है ए डी इक्वल टू किसके होना चाहिए, ए सी, यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक की वैल्यू प्लस ए से लेकर बी, तो ए बी, तो ए सी प्लस ए बी का योग किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। इसका मतलब इस वैल्यू को इसके साथ यहाँ जोड़ दिया जाए तो आपको ए डी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग लाइन खींच दें यहाँ पर, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है ये ए सी और यहाँ पर ये क्या बी, तो ए बी पी ए के लिए भी है और ए बी ही किसके लिए है, पी बी के लिए। तो इसका मतलब ए बी दो बार, तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी, या फिर हम लोग कह दें ए सी इक्वल टू 2ab, इस वाली सांद्रता पर। क्लियर है पॉइंट, इस वाले पॉइंट की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ग्राफों का योग इस वाली रेखा को निरूपित करेगा। तो यह हो गया आपका किसके लिए, बिलियन के लिए। तो हम लोग बिलियन का जो ग्राफ खींचे हैं वह क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन खींची हुई है। और पी एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी। और यह जो पूरा ग्राफ खींचा है हमने स्टूडेंट्स, यह किसके लिए खींचा है, आदर्श बिलियन के लिए। यह जो बातचीत हो रही है पूरा आदर्श बिलियन की हो रही है, क्योंकि जो बिलियन राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वे आदर्श बिलियन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पूरा का पूरा बातचीत की है अभी, ये किसकी की है, केवल और केवल आदर्श बिलियन की। और यहाँ पर हमने बाष्प दाब सीखा इस वीडियो में, राउल्ट का नियम सीखा, उसके साथ साथ बिलियन का बाष्प दाब निकाला और यह ग्राफ सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदर्श और अनादर्श बिलियन में अंतर और अनादर्श बिलियन के दो टाइप हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, उनकी बातचीत करेंगे।